भाग 12। चलते चलते अचानक उसे अपने सास ससुर के घर की याद आती है। वो फैसला करती है कि उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगेगी और वो उसे जरूर माफ करके अपना लेंगे। यह सोचते हुए उसके कदम तेजी से अपने सास ससुर के शहर की तरफ जाने को उठने लगते हैं। बस में बैठकर वो वहां पहुंचती है, लेकिन देखती है कि वहां पर अब कोई और रह रहा है। उसने पूछा तो पता चला कि वो तो यहां से बहुत समय पहले ही चले गए थे। इसके बाद वो चाचा चाची के घर पहुंचती है। पहले तो किसी ने ममता को पहचाना नहीं, लेकिन जब पहचान लिया तो सारी बातें उसको बताईं। ममता अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है, मेरा तो संसार ही उजड़ गया है चाचा। अब मेरे पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं बचा है। ममता चाचा को अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए अपना दुख बयान करती है। चाचा ने भी आंखों में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, देखो ममता, तुमने हमारे भाई के साथ जितना बुरा किया है ना, उसकी जितनी सजा तुम्हें मिल रही है वो कम है। तुम्हारे जैसी औरतों की वजह से ही पूरे का पूरा घर तबाह हो जाता है। ममता ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आप मुझे चाहे जितना भी बुरा भला क्यों ना कहें, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपा करके मुझे एक बार मम्मी पापा से मिलवा दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। चाचा उठकर खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बोलने लगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें अपने भाई का पता बता दूं। अरे उन्हें अब तो सुकून से जीने दो। वैसे भी अब उनका दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं रहा है। वो अपना सब कुछ एक एनजीओ को दान करके कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ममता ने ये बातें सुनने के बाद हाथ जोड़ते हुए कहा, चाचा, आपका भी मैंने अपमान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। चाचा, आज मैं ये जान गई हूं कि जिंदगी में अपनों की अहमियत क्या होती है। आज मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ ऐसा गलत सलूक करते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। चाचा ने भी बिना पिघले हुए कहा, यह तो सब तकदीर का खेल है ममता। देखो, चंद सालों में सब कुछ बदल गया। हमसे हमारा परिवार छिन गया, तुमसे तुम्हारा पति, और आज देखो बच्चों ने तुम्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। ममता ने भी चाचा की बात सुनकर गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ चाचा, किसी ने सही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने बुरा किया है तो अच्छे की उम्मीद मैं कैसे कर सकती हूं। भगवान इंसान को स्वर्ग और नरक सब यही दिखाता है। मुझे भी मेरे अपराधों की सजा यही भुगतनी है। आंसुओं में लिपटी अपनी कशिश को भीगी आंखों में समेटे ममता खामोश कदमों के साथ चाचा के घर से निकल जाती है। निकलते निकलते ममता यही सोच रही थी कि काश उसने अच्छा व्यवहार किया होता तो उसके लिए आज कहीं कोई कमी नहीं होती। इसके बाद ममता आसरा ढूंढने के लिए अपने मायके भी जाती है, लेकिन वहां पर भी उसको कोई भाव नहीं देता है। अपना इतना अपमान होता देख ममता आत्महत्या करने का फैसला करती है। अब उसे याद आने लगता है कि समर कितना सही था। वो हर बात मुझे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने अपने गुरूर में कभी समझना ही नहीं चाहा। अगर आज समर इस दुनिया में नहीं है तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह मैं ही हूं। मगर यहां एक अजीब सी चीज हुई। दरअसल ममता ने अब ठान लिया कि वो अपना दर्द किसी को नहीं बताएगी, बल्कि अपने आंसुओं को पलकों में छुपाकर दुनिया को अलविदा कह देगी। ममता को अब यह एहसास होने लगता है कि वाकई बिना आंसुओं की जिंदगी में जो सुकून है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। वो सड़क के किनारे कुछ सोचती हुई चली जा रही थी कि अचानक वो सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। ममता को बीचों बीच सड़क पर खड़ा देखकर एक काले रंग की चमचमाती हुई मर्सिडीज कार तेजी के साथ ब्रेक लगाते हुए एकाएक रुकती है और चारों तरफ करते टायरों के घिसटने की आवाज पूरे माहौल में गूंज जाती है। इस आवाज को सुनते ही ममता बुरी तरह से डर जाती है
और जैसे ही कदम आगे की तरफ बढ़ाती है तब तक कार में से उतरते हुए एक महिला ममता को डांटती है। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो ना, हमारी ही कार मिली है मरने के लिए। ममता कार से निकली महिला की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, क्षमा करना बेटी, गलती हो गई। तभी कार चला रहे युवक की नजर इस महिला पर पड़ती है। युवक के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। गाड़ी से उतरकर युवक सीधा महिला के पास आकर कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद पूछता है, ममता मैडम, आप और यहां? अपना नाम एक अनजान शख्स के मुंह से सुनकर ममता ने चौंकते हुए पूछा, आप मेरा नाम जानते हैं मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। युवक ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए कहा, मैडम नमस्ते, मैं श्यामू हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं ना? आइए आइए गाड़ी में बैठिए, धूप बहुत तेज हो रही है। ममता यह सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई कि यह श्यामू है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन ममता ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, श्यामू तुम इतने बड़े हो गए, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। श्यामू ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कहा, मैडम मैं आपके घर भी गया था लेकिन वहां पर कोई महिला ही नहीं। अपनी वाइफ को बताते हुए, ये समर सर की वाइफ हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इन्हीं लोगों की बदौलत हूं। श्यामू की पत्नी शर्मीले अंदाज में नमस्ते करते हुए कहती है, हम लोग आपके बड़े एहसानमंद हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें सहारा नहीं दिया होता तो ये आज न जाने कहां होते। ममता श्यामू और उसकी पत्नी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। ममता कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके होंठ कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इतने में श्यामू का घर आ गया। ममता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, कई नौकर उसकी सेवा करने के लिए आ गए। ममता देखती है कि श्यामू ने समर की एक बड़ी सी पेंटिंग दीवार पर लगवा रखी है। ममता उस पेंटिंग को देखकर पुरानी यादों में खोने लगती है। उसे बहुत अरसे बाद समर की कोई तस्वीर देखने को मिली। उसने सोचा, श्यामू समर की कितनी इज्जत करता है। इतने में श्यामू अपने नौकर से कहता है, ये मेरी मां है, इनकी सेवा में जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ममता यह बात श्यामू के मुंह से सुनती है तो फपक फपक कर रोने लगती है। श्यामू ममता को अपने कंधे से लगाते हुए कहता है, ममता मैडम आप रो क्यों रही हैं? अरे चुप हो जाइए, मुझे बताइए, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना। अभी तक आपने समर सर के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। ममता ने श्यामू को अपने बेटे की तरह दुलारते हुए उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी दास्तान सुनाई। यूं तो अब तक ममता ने आंसुओं को अपने भीतर समेट रखा था, लेकिन श्यामू के साथ वो भी आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाई। श्यामू को जब पता चलता है कि अब समर सर इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग जाता है। उसकी पत्नी आकर उसे संभालती है, लेकिन वो चुप ही नहीं होना चाहता है। श्यामू बार बार यही कहता है कि उसके भगवान उससे रूठ कर नहीं जा सकते। वो तो यही उम्मीद लगाए बैठा था कि सर के दर्शन करके वो उन्हें अपनी कामयाबी की बातें सुनाएगा, लेकिन वो मुझसे बिना मिले ही चले गए। ममता ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी गुनाहगार मैं ही हूं। अगर मैंने उन्हें समझ लिया होता तो आज हमारा पूरा परिवार तिनकों की तरह से नहीं बिखरा होता। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है श्यामू। श्यामू की पत्नी बोलती है, आंटी, इंसान अपने आने वाले कल को संवारने में इतना लीन हो जाता है कि उसे ये होश ही नहीं रहता है कि वो अपने आज को क्यों बर्बाद कर रहा है। ममता सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, तुमने सही कहा बेटी, मैंने भी कल को संवारने के लालच में सब कुछ खो दिया। मुझे हर वक्त सिर्फ अपने आप से मतलब रहा। श्यामू अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब इस घर में आप बेझिझक रहिए। आखिर आप भी तो मेरी मां जैसी ही हो। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो क्या मां उन्हें माफ नहीं करती है?
वैसे ही अगर माँ से कोई गलती हो जाए तो बच्चों का भी यही फर्ज होता है कि अपनी माँ को भी माफ कर दे। आखिर दुनिया में हर किसी से गलती होती है। ममता श्यामू के मुंह से इस तरह की बातें सुनते हुए बीते दिन याद करती है कि कैसे उसने उसे भला बुरा कहकर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन श्यामू को उस बात का जरा भी मलाल नहीं है। वहीं जिस बेटे के लिए मैंने यह सब कुछ किया था, उसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं हमेशा अपने तक ही सीमित रही, लेकिन समर ने जिस बच्चे को सहारा दिया था, आज उसी ने मुझे नई जिंदगी दी है। आज ममता को अपने ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसके पास पश्चाताप करने और आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्यामू पूछता है, क्या हुआ मैडम जी, आप कहाँ खो गईं? चलिए आप नहा लीजिए, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। ममता नहाने के लिए जाने लगी तो श्यामू की पत्नी ने उन्हें एक नई साड़ी लाकर दी। ममता ने नहाने के बाद सबके साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब ममता ड्राइंग रूम में बैठी होती तो वो देखती है कि मेज पर एक किताब रखी है जिसका नाम है आंसुओं के बिना जिंदगी। ममता किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। जब वो पहला पेज पढ़ती है तो उसके अंदर किताब को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसे किताब में सब कुछ वैसा ही नजर आने लगता है जो उसके साथ गुजर चुका है। कई सारी घटनाएं तो हूबहू उसकी जिंदगी से मेल खाती हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे किताब उसके पति समर ने लिखी हो, मगर जैसे ही वो नाम जानने के लिए पेज पलटती तो देखती है कि वहां पर नाम तो कुछ और ही लिखा हुआ है। किताब खत्म होते होते उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि हो सकता है कि यह किताब उसके पति ने ही लिखी हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो कहती है, यह असंभव कैसे संभव हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पति को पुलिस वालों ने मृत घोषित कर दिया था। मन की इस कुंठा का इजहार वो नहीं कर सकी, लेकिन मन ही मन अपने आप में बेचैन हो जाती है। जब ममता किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने को देखती है तो दंग रह जाती है। दरअसल लेखक ने पाठकों से किताब को लेकर एक सवाल पूछा होता है। यह सवाल होता है, जिंदगी को आंसुओं के बिना कैसे बनाया जा सकता है? जो कोई सवाल का सही जवाब देगा उसे पब्लिकेशन की तरफ से अवार्ड फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाएगा। यह देखकर ममता की आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचती है कि काश समर होता तो इस सवाल का कितना सटीक जवाब देता। खैर, उसकी सोच का कुछ अंश ही सही। मैं उस राइटर को समर की सोच समझकर इस सवाल का जवाब भेज ही देती हूं। जल्दी जल्दी में ममता पता तो लिखती है, लेकिन नाम लिखना भूल जाती है। जवाब इतना सटीक होता है कि पब्लिकेशन वालों को तो पसंद आता ही है, साथ ही लेखक को भी वह जवाब अंदर तक हिला डालता है। लेखक को लगता है कि उसकी सोच को इतना करीब से जानने वाला आखिर कौन हो सकता है। वो जवाब भेजने वाले का नाम जानने को उत्सुक हो जाता है। पब्लिकेशन की तरफ से बताया जाता है कि जवाब भेजने वाले ने सिर्फ पता भेजा है, उसने अपना नाम नहीं लिखा है। लेखक तुरंत कहता है इस जवाब को भेजने वाले को तुरंत गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान देने के लिए निमंत्रण भेजा जाए। इस बीच श्यामू की कंपनी उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में कर देती है। दूसरे शहर जाने की बात सुनकर श्यामू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और श्यामू अपनी पत्नी से घर का सामान पैक करने के लिए कहता है। इधर जैसे ही श्यामू यह बात ममता को बताता है तो वो खुश होती है, लेकिन उसे यही लगता है कि उसने जो खत पब्लिकेशन को भेजा है उसमें इसी जगह का पता दिया है। वो श्यामू को बताना तो चाहती है, लेकिन बता नहीं पाती है। इसी दौरान हफ्ते भर के अंदर श्यामू दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। ममता को यही लगता है कि अगर उसके जवाब से खुश होकर उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया भी जाएगा तो भी उसे पता नहीं चल सकेगा। ममता भी श्यामू और उसकी पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए उनकी मदद करती है और पूरे घर को सजाने में अपनी तरफ से पूरी मदद देती है। कई बार तो श्यामू मना भी करता है, लेकिन ममता यह कहती है कि वो इस घर में रह रही है तो उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। इधर पब्लिकेशन की तरफ से
कुछ लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित करने के लिए दिए गए पते पर भेजा जाता है ताकि वो उसे गेस्ट ऑफ ऑनर का निमंत्रण दे सकें। मगर जब लोग दिए गए पते पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता है। लोगों से पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। इधर जब लेखक को पता चलता है कि जिसने उसको सबसे सही जवाब भेजा था उसका पता नहीं चल पाया तो वो निराश हो जाता है। उसे यही लगता है कि जिंदगी में कोई तो ऐसा मिला था जो उसकी सोच का था, लेकिन वो उससे मिल के भी नहीं मिल सका। ममता को भी यही मलाल रह जाता है कि काश वो एक बार उस लेखक से मिल पाती, क्योंकि इससे उसके दिल को संतुष्टि मिल जाती। मगर अब शायद ही उससे मुलाकात हो पाए। इधर ममता को भले ही सहारा मिल गया हो, लेकिन उसके बेटे रमन का दिमाग दिनों दिन और ज्यादा खराब होता चला जाता है। उसको ऐसा माहौल मिल जाता है जो उसको सुधरने ही नहीं देता। रमन की दौलत को उसके दोस्त खूब उड़ाते हैं। रमन भी दोस्तों की किसी भी इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ता, बल्कि हर चीज की पूर्ति करने में लगा रहता है। अगर उसके दोस्त कहते हैं कि रमन आज मुंबई चलना है, तो रमन तुरंत तैयार हो जाता है। और वहीं अगर कोई दोस्त कहता कि चलो नाइट क्लब चलते हैं, तो भी रमन कभी मना नहीं करता। रात रात भर घर से बाहर रहना रमन का शौक बन जाता है। एक दिन जब रमन घर आता है तो नानी बुआ उसकी हालत को देखते हुए कहती हैं, बेटा अपने आप को देख, तो कितना कमजोर होता जा रहा है। अरे दिन ब दिन तेरी सेहत गिरती चली जा रही है। रमन को अब नानी बुआ का टोकना बहुत बुरा लगता है और वो उनसे साफ साफ कहता है, आप मेरी मां की बुआ हो, मेरी नहीं। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे कायदे कानून के साथ रहना पड़ेगा, समझी? बुआ रमन की तरफ देखते हुए कहती है, रमन मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी बेटा, लेकिन लगता है कि अब तुझे मेरी बातें भी बुरी लगने लगी हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने घर चली जाती हूं। रमन ने गुस्से से नानी बुआ की तरफ देखते हुए कहा, आप कौन सी दूध की धूली हो? अरे मेरी मां को भड़काने का काम तो आपने ही किया था ना। यहां तक कि मेरे दादा दादी को भी मेरे घर से आपने ही निकलवाया था। अरे जाना है तो जाओ, मैंने ठेका नहीं ले रखा है आपका। नानी बुआ को लगा था कि जाने की बात सुनकर रमन उसको रोक लेगा, लेकिन अपने लिए इतने कड़वे बोल सुनकर बुआ मन ही मन सोचती है कि अब इस घर से निकल जाना ही ठीक है। बुआ एक दिन रमन को बिना बताए ही घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसको यही ख्याल आ रहा होता है कि ममता के परिवार को बिगाड़ने का खेल मैंने ही खेला, ममता को भी मैंने ही वर्गलाया। मैंने अपने हाथों से अपनी भतीजी के परिवार को बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्यों बुआ अचानक पश्चाताप की आग में जलने लगी। यह बात खुद बुआ को भी समझ में नहीं आई कि आज उसे अपने ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बुआ को यही लग रहा होता है कि आसमान और जमीन उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, पराए घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री के राजा और नदी के किनारे खड़ा पेड़, ये तीनों बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही बुआ गाड़ी आने के बाद उसमें बैठकर चली जाती है। नानी बुआ के साथ रमन की बदतमीजी देखकर बहन समीरा को यह समझ में आने लगा कि एक औरत का असल घर उसके पति का ही घर होता है। जिल्लत के मालपुए से बेहतर है अपने पति के घर की सूखी रोटी, जिसमें कहीं ना कहीं पति का प्यार और परिवार का सम्मान होता है। इसी सोच के साथ समीरा अपने पति महेश को फोन लगाती है और फोन लगाकर महेश से कहती है, सॉरी महेश, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन आज मुझे यह एहसास होने लगा है कि तुम ही सही हो और मैं गलत हूं। महेश ने कहा, अरे नहीं नहीं समीरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? समीरा बीच में ही बात काटते हुए बोलती है, नहीं महेश, एक औरत के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका पति व ससुराल का सम्मान ही होता है। अगर तुम मुझे माफ कर सकते हो तो आकर मुझे यहां से अपने घर ले चलो, ताकि मैं अपने घर को स्वर्ग बना सकूं। महेश जब अपने माता पिता को समीरा की पश्चाताप भरी बातें बताता है
तो वो भी उसे खुशी खुशी अपने घर लाने की बात कहते हैं। इसके बाद महेश उसी दिन अपनी ससुराल जाकर समीरा को अपने घर ले आता है। रमन तो रमन है, उसको किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुआ के घर छोड़ने के बाद वो अपने बुरे कामों में लगा रहा। हर दिन शराब और शबाब के नशे में चूर रहने वाले रमन का घर ही पब में तब्दील हो जाता है। एक दिन घर में कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जिसमें कव्वाली का गाना चल रहा होता है। मस्ती में झूम रहा है, पैमानों में खुशियां ढूंढ रहा है, भूल गया तू अपनों को, गैरों में खुशियां ढूंढ रहा है। कहा जाता है कि हर एक बुराई का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। रमन भी इससे बच नहीं सका। एक दिन रमन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि अचानक उसका फोन खनखनाया और जैसे ही उसने अपना फोन रिसीव किया, उसको ऐसी खबर मिली कि उसके तो होश ही फाख्ता हो गए। फोन पर जो बात रमन ने सुनी, उसे सुनने के बाद तो कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो रमन की जान ही निकल गई हो। वो बेसुध सा हो गया, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वो अपनी फैक्ट्री की तरफ भागा। वो फैक्ट्री से कुछ दूरी पर ही था कि आग की लंबी लंबी लपटें उसे दूर से ही डराने लगी। जैसे ही वो पास पहुंचा तो देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश तो कर रही थीं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थीं। फैक्ट्री को आग ने इस कदर अपनी चपेट में ले लिया था कि वो उसे खाक करने पर आमादा नजर आ रही थीं। रमन जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फैक्ट्री को कोई तो बचाओ, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। रमन की आवाज में बहुत दर्द नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी फैक्ट्री ही थी जो उसकी हर जरूरत को पूरा कर रही थी, लेकिन आज वो भी उसकी आंखों के सामने खाक हुई जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत तो बहुत कर रही थीं, लेकिन आग इतना भयानक रूप धारण कर चुकी थी कि उसको बुझाना आसान बात नहीं थी। आग में एक एक करके रमन के सारे सपने उसके सामने ही जलकर खाक हो गए। रमन ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ भगवान इतना बुरा भी कर सकते हैं। उसे तो यही लगता था कि वक्त उसके ऊपर हमेशा इसी तरह से मेहरबान रहेगा, मगर आज उसको पता लग गया कि वक्त किसी भी इंसान को पल भर में करोड़पति से कंगाल बना सकता है। रमन रोता हुआ बदहवास हालत में अपने घर पहुंचता है। जब वह अपने दोस्तों को अपने बर्बादी के बारे में बताता है तो उसके दोस्त उसको झूठी तसल्ली तो देते हैं, लेकिन एक भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। फैक्ट्री जलने की वजह से रमन के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज हो जाता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। रमन अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। रमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिन दोस्तों पर रमन लाखों रुपए यूं ही उड़ा दिया करता था, उन्होंने रमन की मदद करना तो दूर, उसका फोन तक उठाना भी बंद कर दिया। रमन को आज समझ आ गया था कि अपने अपने ही होते हैं और बुरा वक्त पड़ने पर वो ही सबसे पहले हमारे साथ खड़े होते हैं। रमन को कर्ज अदा करने वाले लोग पैसों के लिए दबाव डालने लगते हैं। रोजाना रमन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो रमन यह तक कह देता है कि वो पैसों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। अब वो कैसे पैसों का जुगाड़ करे? घर बेचने के बाद भी रमन पर करोड़ों रुपए का कर्ज बाकी रह जाता है। एक दिन जब सब लोग रमन के वादों से तंग आ जाते हैं तो रमन की खूब जमकर पिटाई करते हैं और उसका पैर तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद रमन के घर में काम करने वाला एक नौकर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराता है। आज रमन को यह एहसास हो रहा था कि पैर टूटने पर इंसान की क्या स्थिति होती है।